नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्कस। इस वीडियो में हम विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर जुलाई कल्चर पोर्शन कवर करेंगे, जुलाई 2023 का। लेट अस स्टार्ट। पहला जो टॉपिक है वो है मिहिर भोज से रिलेटेड। तो मिहिर भोज का ये न्यूज में क्यों रहा है? क्योंकि अभी एक इनकी स्टेच्यू लगाई गई है कैथल हरियाणा में। ठीक है, तो मिहिर भोज है वो एक गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के राजा हुए हैं, 9th सेंचुरी किंग। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी से। इनके फादर का नाम था रामभद्र। टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था आदिवराह का टाइटल। इनके जो सिक्के थे उन पे आदिवराह का टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था। आदिवराह यानी कि एक डिवोटी ऑफ विष्णु, विष्णु के डिवोटी मानते थे ये खुद को, इसलिए इन्होंने आदिवराह का टाइटल अडॉप्ट किया था। ठीक है, वो इनके कॉइन्स पे देखने को मिलता है। ठीक है, एंड इनकी जो कोर्ट थी उसमें एक अरब मर्चेंट आया था सुलेमान। ठीक है, उसने सुलेमान ने मिहिर भोज को क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गुर्जर प्रतिहारा एम्परर बताया है। इनकी कोर्ट में राजशेखर पोइट भी था। ठीक है, तो सुलेमान भी इनकी कोर्ट में आया है और राजशेखर पोइट है वो भी इनकी कोर्ट में था। एंड ये इनका जो दरबारी कवि था राजशेखर था। तो मिहिर भोज 9th सेंचुरी का गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी का एक राजा हुआ है, एंड जिसने आदिवराह का टाइटल अडॉप्ट किया है। सुलेमान अरब मर्चेंट था जो इसके कोर्ट में आया था। पोइट राजशेखर इसकी कोर्ट में हुआ करता था, कोर्ट में। ठीक है, तो इसका जो रूल्स था, यहां से देखे थे गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी का रूल यहां तक था पहले। ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल सिटी थी उसका नाम था कन्नौज। ठीक है, तो इसके द्वारा पॉलिटिकल कंसोलिडेशन किया गया था मिहिर भोजा के टाइम पे। मिहिर भोजा के टाइम पे क्या है, जो राष्ट्रकूट राज साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे अप टू यहां तक। ठीक है, साउथ ऊपर तक। ठीक है, तो इनका रूल था राष्ट्रकूट राज का। तो मिहिर भोजा ने क्या किया, मिहिर भोजा ने नर्मदा तक, नर्मदा से ऊपर का जो एरिया है वो इसने राष्ट्रकूटा से छीन लिया था, नर्मदा के ऊपर तक का। तो यानी कि जो साउथ में जो मिहिर भोजा की बाउंड्री थी वो कहां तक चली गई थी? नर्मदा रिवर तक। ठीक है, और इसने गुजरात, पालाज और राष्ट्रकूटाज के साथ ये ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल में इन्वॉल्व था। ठीक है, तो ही रिकॉग्नाइज्ड एंड कंसोलिडेटेड द प्रतिहारा एम्पायर थ्रू कंक्वेस्ट एंड डिप्लोमेसी। एंड बहुत सारी इंस्क्रिप्शन में इसका जिक्र है। वराहा इंस्क्रिप्शन, दौलतपुर इंस्क्रिप्शन, काहला इंस्क्रिप्शन, पहवा इंस्क्रिप्शन। तो ये इंस्क्रिप्शन याद रख सकते हैं हम, कौन से इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? तो ये मिहिर भोजा से रिलेटेड है। ठीक है, एंड जिससे इन इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि मिहिर भोजा ने वार के द्वारा या फिर डिप्लोमेसी के द्वारा जो अपना रूलर है वो मालवा, राजपुताना और मध्य प्रदेश तक एक्सटेंड किया। एंड कल्हाना की जो एक बुक है राजतरंगिनी, जिसमें मेंशन किया गया है कि जो मिहिर भोजा का जो नॉर्दर्न बाउंड्री था वो कहां तक था? कश्मीर तक था। तो मिहिर भोजा का नॉर्थ में जो एरिया कैप्चर किया गया था यहां तक कश्मीर तक था। ये कल्हाना की राजतरंगिनी में मेंशन है। तो ट्राइपार्टिट स्ट्रगल क्या थी? ट्राइपार्टिट स्ट्रगल, ही वाज इन्वॉल्वड इन द ट्राइपार्टिट स्ट्रगल फॉर कनौज। कनौज के लिए ट्राइपार्टिट स्ट्रगल चल रही थी विद पालाज इन द ईस्ट एंड राष्ट्रकूटाज इन द डेक्कन। तो डेक्कन में, डेक्कन वाला एरिया था उसमें राष्ट्रकूटा रूल कर रहे थे, और जो ईस्ट में क्या है, पालाज, तो बंगाल बिहार वाले रीजन में पालाज रूल कर रहे थे। उनके साथ इसकी स्ट्रगल चल रही थी कनौज पे कंट्रोल को लेकर। ठीक है, जिसमें ये विजयी हुआ था। तो ही फॉट विद द पाला किंग देवपाला। तो मिहिर भोजा ने देवपाला के साथ लड़ाई लड़ी, और लेटर ऑन अकॉर्डिंग टू द ग्वालियर प्रशस्ति भोजा हैज डिफीटेड द सन ऑफ देवपाला। तो ग्वालियर प्रशस्ति है वो किससे रिलेटेड है? भोजा से रिलेटेड है, मिहिर भोजा से रिलेटेड है। उस ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार मिहिर भोजा ने देवपाला के पुत्र को हराया था। ड्यूरिंग हिज राइन अमोघवर्षा एंड कृष्णा टू वर द राष्ट्रकूला किंग थे। साउथ में जो राष्ट्रकूटा रूलर चल रहा था, तो इसके जो कंटेम्पररी कौन किंग थे? अमोघवर्षा एंड कृष्णा टू, ये बिलोंग करते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से। ठीक है, तो भोजा हैज कैप्चर्ड द कनौज फ्रॉम राष्ट्रकूटा एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू द रिवर नर्मदा तक उसका एम्पायर एक्सटेंड किया। ठीक है, अभी हम जानेंगे गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में। तो गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी है वो 730 से लेके 1036 सीई तक चली थी। ठीक है, एडी तक या सीई तक। ठीक है, इसके प्रोमिनेंट रूलर हुए हैं नागभट्ट। तो फाउंडर कौन था गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी का? नागभट्ट वाज द फाउंडर। और लास्ट रूलर कौन था? जसपाला। तो याद रखना है कि फाउंडर याद रखना है डायनेस्टी का, और जो लास्ट रूलर वो तो हमें याद रखना है। नागभट्ट वाज द फाउंडर एंड जसपाल वाज द लास्ट रूलर। ठीक है, इंपॉर्टेंट अदर किंग्स देखे तो वो वत्स राज हुआ है, नागभट्ट टू, मिहिर भोजा, देन महेंद्रपाल, ये कुछ और किंग हुए हैं इस डायनेस्टी से। तो उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ वत्सराज। तो वत्सराज की कैपिटल क्या थी? उज्जैन थी। और कनौज थी वो किसकी कैपिटल थी? मिहिर भोजा। और मिहिर भोजा की कैपिटल कौन सी थी? कनौज। ये याद रखना है, मिहिर भोज, यानी कि गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी में दो कैपिटल हुई है, उज्जैन एंड कनौज। ठीक है, कनौज वाज द कैपिटल ऑफ मिहिर भोजा। तो लिटरेरी एविडेंस है वो किससे, कौन कौन से हैं इस डायनेस्टी के बारे में जो बताते हैं लिटरेरी एविडेंस है वो आईहोल इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन टू की। इसके अलावा जो ट्रेवलॉग हैं, यानी कि जो बुक्स वगैरह लिखी गई हैं हुआन स्वांग की, और हरिश्चंद्र की जो बाणभट्ट पुस्तक है उसमें भी इस डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कैसा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो किंग ने क्या है अडॉप्ट किया टाइटल लाइक परमेश्वरा, आदिवराह का टाइटल अडॉप्ट किए गए थे किंग के द्वारा। परमेश्वर यानी कि भगवान का टाइटल है परमेश्वर। महाराज अधिराज का टाइटल उसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था। और इस पीरियड में कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हुआ करती थी, कोई इसका रेफरेंस नहीं मिला है। और जो स्टेट था वो डिवाइडेड था भुक्तीज में। स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू भुक्तीज, एंड भुक्तीज वर डिवाइडेड इनटू, they were divided into मंडलास। तो भुक्तीज were divided into मंडलास, और मंडलास डिवाइडेड थे सिटीज एंड विलेजेस में। ठीक है, तो सबसे जो हाईएस्ट यूनिट स्टेट थी, स्टेट के नीचे क्या थे? भुक्ती वाज डिवाइडेड इनटू मंडल, मंडल वाज डिवाइडेड इनटू सिटीज एंड विलेजेस, और विलेजेस को लोकली एडमिनिस्टर किया जाता था। ठीक है, सोशल रिलीजियस कंडीशन किस टाइम, इस टाइम की जो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी में सोशल रिलीजियस कंडीशन कैसी थी? तो वहां पे कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम चला रहा था, और इंटरकास्ट मैरिज भी होती थी। पोलोगेमी, यानी कि एक पोलोगेमी फॉर द रॉयल एंड रिच क्लासेस के लिए पोलोगेमी थी, यानी कि मल्टीपल वाइफ्स रख सकते थे राजा। दिस वाज द एज ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन। तो वहां पे ब्राह्मणिकल रिलीजन लाइक वैष्णविज्म, सेवा कल्ट, शक्ति कल्ट, सूर्या कल्ट, ये अमर हुए इस दौरान। ठीक है, आइडल वर्शिप, यज्ञ कराए गए बहुत सारे। चैरिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस वाज आल्सो
प्रोमिनेंट, यानी कि जो दान दिया जाता था रिलीजियस प्लेसेस को, मंदिर वगैरह को, ठीक है। एंड गुजरात प्रतिहारा डायनेस्टी का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखें हम, तो रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। तो नोटेबल जो एग्जांपल मिलता है इस एज का वो है विश्वरूप फॉर्म ऑफ विष्णु जी। विष्णु जी की जो विश्वरूप फॉर्म है वो इस डायनेस्टी से हमें एग्जांपल देखने को मिलता है, ठीक है। मैरिज ऑफ शिव एंड पार्वती, फीमेल फिगर ऑफ सुंदरेश्वरी, सुरसुंदरी, फीमेल फिगर ऑफ सुरसुंदरी। इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या है, महामारू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी किससे बिलोंग करता है, गुजरात प्रतिहारा डायनेस्टी से बिलोंग करता है। कौन सा, महामारू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये आपको याद रखना है कि महामारू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वो किससे बिलोंग करता है, गुजरात प्रतिहारा डायनेस्टी से। और यहाँ पे जो ओसाई एक जगह का नाम है, जहां पे मॉडर्न डे, जो कि मॉडर्न डे जोधपुर के पास एक जगह है ओसाई, वहां पे क्या हुआ है, हरिहर का एक टेंपल बनाया गया था। हरि एंड हर का टेंपल है जो कि बनाया गया है महामारू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये जो टेंपल है कहां पे लोकेटेड है, हरिहर का टेंपल है वो लोकेटेड है ओसाई में। और ये कौन सी इसके द्वारा बनाया गया है, कौन से आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया है, महामारू आर्किटेक्चर के द्वारा। एंड महामारू आर्किटेक्चर का संबंध किससे है, गुजरात डायनेस्टी से है, प्रतिहार गुजरात डायनेस्टी से, ठीक है। एंड इसमें क्या है, पंचायतन स्टाइल ऑफ टेंपल मेकिंग भी प्रिवेलेंट थी। पंचायतन स्टाइल में क्या होता है, सेंट्रल श्राइन होता है, उसके अलावा में क्या होते हैं, सब्सिडरी श्राइन होते हैं 5, तो 5 आयतन हो जाता है वो, 5 आयतन की तरह। तो वन सेंट्रल श्राइन इज सराउंडेड बाय 4 सब्सिडरी श्राइन के द्वारा होते हैं पंचायत स्टाइल में, एक के अलावा बाहर में 4, ठीक है। यहाँ पे इस डायनेस्टी बिलोंग करता है। तेली का जो मंदिर है वो मिहिर भोज के द्वारा बनाया गया था। तेली का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है, मिहिर भोज का। ये कहां पे लोकेटेड है तेली का मंदिर, ये ग्वालियर फोर्ट में है। एंड इट इज डेडिकेटेड टू शक्ति कल्ट को डेडिकेटेड है, जो कि मिहिर भोज के द्वारा बनाया गया था। तो जो गुजरात प्रतिहारा डायनेस्टी है वो 1036 में खत्म हो जाती है। उसके बाद में बहुत सारी और रूल्स आते हैं, ड्यू टू द फैमिली फ्यूड्स, ट्रक अटैक्स एंड पालाज भी कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है सीताराम, श्री सीताराम राजू, अल्लूरू सीताराम राजू, ठीक है। इनकी अभी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। एंड 100 साल हो चुके हैं रंपा रेबेलियन को, वो अभी सेलिब्रेट किया गया था। एंड ये सेलिब्रेशन कहां पे हुई थी, हैदराबाद में हुई थी। ये इमेज इनकी दिखाई गई है, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 1897 में नियर भीमावरमन इन आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 18 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा और ये सन्यासी बनी, ठीक है। ये जो भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान क्या है, 1897 में जन्मे हैं, तो ऑब्वियसली जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी के द्वारा इन्फ्लुएंस थी। एंड उन्होंने क्या है, देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा उन्होंने खादी का प्रमोशन किया था, और जो ड्रिंकिंग की हैबिट को छोड़ने के लिए, यानी कि दारू पीने की जो हैबिट थी उसको छोड़ने के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी, ठीक है। तो इन्होंने हेड किया था रंपा रेबेलियन को। रंपा रेबेलियन कब हुआ था, श्री सीताराम राजू ने क्या है, रंपा रेबेलियन को हेड किया था। रंपा रेबेलियन 1922 से लेकर 1924 तक हुआ था। रंपा रेबेलियन को मनियम रेबेलियन भी कहा जाता है। कौन सा रेबेलियन, मनियम रेबेलियन, मनियम रेबेलियन। मनियम रेबेलियन और रंपा रेबेलियन वाज हेडेड बाय अल्लूरू सीताराम राजू, ठीक है। इनको हीरो ऑफ जंगल भी कहा जाता है। अल्लूरू सीताराम राजू को हीरो ऑफ जंगल या फिर मनियम विरुडू कहा जाता है। तो मनियम विरुडू याद रखना है, किसको कहा जाता है, अल्लूरू सीताराम राजू को, ठीक है, या फिर हीरो ऑफ जंगल बाय द लोकल पीपल। इन अगस्त 1922 श्री सीताराम राजू लॉन्च द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। इसको रंपा रेबेलियन को लॉन्च किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। ही बिगेन टू ऑर्गेनाइज आदिवासी, तो उन्होंने और आदिवासियों को इकट्ठा किया अगेंस्ट द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882। तो ये जो रिवोल्ट है वो क्यों हुआ था, उसके हम कारण देखें तो व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द रंपा रेबेलियन। तो 1882 में 1882 के अंदर ब्रिटिश सरकार है वो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास करती है, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882, जिस जो प्रोहिबिट करता है ट्राइबल एरियाज में लोगों को, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जैसे कि लकड़ी वगैरह हैं, जो फॉरेस्ट से वो लोग चुन के लाते थे, उसको ये बंद कर देती है ब्रिटिश सरकार, ठीक है। तो इससे क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन के सामने जो लाइवलीहुड का खतरा पैदा हो जाता है इन द एरियाज ऑफ रंपा एंड गुदेन हिल्स। तो एलिमिनेशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम द रंपा एंड गुदेन हिल बाय पासिंग ऑफ द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882, द एजेंसी वाज रिस्ट्रिक्टेड, फ्री मूवमेंट उसका जो ट्राइबल एरिया का रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो पहला कॉज तो हुआ था कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो उसको बंद कर दिया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज था इस रेबेलियन का, वो था पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम था, उसको बैन कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम क्या था, ये एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का टाइप था, जिसमें कि वो फॉरेस्ट को बंद करते हैं और वहां पे खेती करते हैं, ठीक है। जब जो फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो दूसरे एरिया में मूव कर जाते हैं। तो पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम किससे रिलेटेड है, याद रखना है कि ये रंपा रेबेलियन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्सप्लॉइटेशन होता था, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ट्राइबल्स, वेटी वर्कर्स, जो ट्राइबल का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, जिसमें से वेटी वर्कर कौन थे, वेटी वर्कर उनसे बेगार कराई जाती थी, यानी कि फ्री कस्टमरी और अनपेड लेबर की तरह उनको यूज किया जाता था, वेटी लेबर को, ठीक है। दे वर यूज्ड टू वर्क एज ए वेटी लेबर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवे लाइंस। तो उनमें फोर्सफुली इन ट्राइबल पीपल से काम करवाया जाता था, ठीक है। तो वेटी वर्कर्स वर रिलेटेड टू रोड एंड रेलवेज एंड उनको अनपेड वर्क करवाया जाता था, ठीक है। दूसरा है गोथी लेबर। तो गोथी लेबर ए फॉर्म ऑफ डेप्थ बॉन्डेजेस, यानी कि उनपे क्या है, कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता था, ठीक है। उनको एम्प्लॉय किया जाता था प्राइवेट फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन द रीजन विदाउट प्रॉपर वेजेस, इनको वेजेस नहीं दिए जाते थे, एज ए काइंड ऑफ फॉरेस्ट लेबर इनको कराई जाती थी, ठीक है। फोर्स्ड लेबर का टाइप है एक, तीनों ही। देन सिस्टम ऑफ कूली लेबर, तो कूली लेबर भी कराई जाती थी। लेबर वर पेड एट ए लोकल रेट, लेबरर्स वर पेड एट लोकल रेट फॉर देयर वर्क बट रिमेन अनपेड फॉर सर्टेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट वर्क। उनको फॉरेस्ट वर्क के लिए जो जंगल में काम करते थे उनको पे नहीं किया जाता था। तो तीन तरह के हमने देखे यहाँ पे क्या है, फोर्स्ट वर्क उनसे कराए जाते थे, वेटी वर्कर,
गोथी वर्कर एंड सिस्टम ऑफ कुली वर्कर। वेटी वर्कर इज रिलेटेड विद रोड एंड रेलवेज में जो उनसे फोर्स वर्क कराया जाता था। गोथी वर्कर इज डेप्थ फॉर्म में जो कराया जाता था कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। एंड सिस्टम ऑफ कुली वर्कर है, 3 तरह के हो गए, ठीक है। उसके अलावा इसका जो मुठाधार था, मुठाधार या फिर मुठाधार, उस टाइम पे विलेज हेडमैन का नाम हुआ करता था मुठाधार, ठीक है। तो उनकी जो पावर है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा छीन ली जाती है। और मुठाधार उस एरिया में क्या है, राजा की तरह रह रहे थे, तो ब्रिटिश के आने के बाद उनकी पावर है वो छीन ली जाती है। तो वो भी क्या है, ब्रिटिश सरकार से नाराज थे। तो इसके हमने क्या क्या कारण क्या देख लिए रेबेलियन के। तो फैक्टर्स बिहाइंड रंपा रेबेलियन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ ट्राइबल ड्यू टू द पासिंग ऑफ द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882, ठीक है। सेकंड इज एग्रीकल्चर सिस्टम को बैन कर दिया गया। तीसरा है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्राइबल बाय द वेटी वर्कर्स, गोथी लेबरर एंड सिस्टम ऑफ कुली लेबरर। एंड फोर्थ इज जो विलेज हेडमैन था उनकी पावर है वो कर्टेल कर दी गई थी। ये सारे इसके कारण थे। तो 1922 में इन कारणों के द्वारा 1922 में फिर अलारू सीताराम राजू ने इस रेबेलियन को स्टार्ट किया, ठीक है। एंड फिर उन्होंने क्या है, गुरिल्ला मूवमेंट बना दिया था इसको, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। एंड ये जान गए थे कि जो ब्रिटिश की जो मिलिट्री ताकत है वो काफी ज्यादा है, इसलिए उन्होंने क्या है पुलिस स्टेशन पे अटैक किया और वहां से क्या है हथियार चुराए, ठीक है। ऐसा ही उन्होंने अटैक किया था जो चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन विशाखापट्टनम पे उन्होंने ऐसा अटैक किया था। जो पहला अटैक हुआ था चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन में इनके द्वारा किया गया था और वहां से हथियार चुराए गए थे ताकि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में यूज कर सके, ठीक है। एंड उसके बाद में 7 मई 1924 को अल्लूरू सीताराम राजू को पकड़ लिया जाता है और इनको मार दिया जाता है, ठीक है। और ये अल्लूरू सीताराम राजू है वो कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी थी, उसके मेंबर थे, ठीक है, जहां से उन्होंने क्या है बम बनाना सीखा। तो ही वाज अ मेंबर ऑफ कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी, जहां से उसने बम बनाना सीखा उन्होंने। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, या आप कर सकते हैं या फिर हम इसको लास्ट में देखेंगे, टाइम बचा दो, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूज इन शॉर्ट्स, ये और करते पहले हम अनुभव मंतपा। तो पहली न्यूज है वो है अनुभव मंतपा। तो अभी रिसेंटली क्या है, एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर ओपन किया गया है। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कहां पे खोला गया था, प्रगति मैदान पे। उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, भारत मंडपम। ये एक एग्जीबिशन सेंटर है जहां पे आर्ट्स वगैरह दिखाई जाती है, उसका नाम है वो भारत मंडप के नाम पे रखा गया था। लेकिन भारत मंडपम की एक अपनी हिस्ट्री है। तो भारत मंडपम क्या होता था, 12वीं सेंचुरी के दौरान लॉर्ड बसवेश्वरा ने एक काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया था। उन्होंने एक पार्लियामेंट हुआ करती थी जहां पे क्या है, पोइट है उस टाइम के सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे 12वीं सेंचुरी के, वो सब लोग इकट्ठा होते थे और वहां पे वो डिबेट करते थे, ठीक है। तो उसी का आधार पे इसका नाम अभी भारत मंडपम रखा गया है। तो भारत मंडपम ड्राइव इट्स रूट फ्रॉम द लॉर्ड बसवेश्वरा in 12th century idea of Anubhav Mantapa, ठीक है। अनुभव मंटपा was one of the earliest parliament in history where Saranas, that is poet and socio-spiritual reformer, deliberated for the reform in various sphere। यहाँ पे क्या है, सरानास है, अनुभव मंटपा में क्या है, वो वहां पे मिलते थे और डिस्कशन करते थे, ठीक है। प्रभुदेवा एक योगी था, प्रभुदेवा वो उसका प्रेसिडेंट था, इसका अनुभव मंटपा का प्रेसिडेंट कौन था, प्रभुदेवा था। और लॉर्ड बसवेश्वरा है वो अनुभव मंटपा के प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करते थे, ठीक है। एंड इसकी जो मेंबर हुआ करते थे इस पार्लियामेंट की, यानी कि जो मेंबर है अनुभव मंटपा जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर थे, दे वर नॉट इलेक्टेड, उनको चुना नहीं जाता था परंतु नॉमिनेट किया जाता था बाय हायर अथॉरिटीज ऑफ मंटपा। तो मंटपा की जो अथॉरिटी होती थी, मंटपा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी अथॉरिटीज थी, वो उनके मेंबर्स को चुनती थी, ठीक है। फिर वो बैठ के इसमें डिस्कशन करते थे, डेलिब्रेशन करते थे। एंड इन मेंबर्स को क्या बोला गया है, सरानास बोला गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोरपेनाइकोटी साइट, ये अजीब सा नाम है, ठीक है। पोरपेनाइकोटी साइट, पोरपेनाइकोटी साइट, ठीक है। तो ये एक क्या है, संगम एज की साइट है। कहां पे लोकेटेड है, इतना याद रखना है, कहां पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो संगम एज का जो पीरियड है हम जानते हैं कि वो 3 BC से लेकर 3 AD तक का जो टाइम है वो संगम एज का टाइम है साउथ इंडिया में, जहां पे चोलास, चेरास एंड पांड्यास वर रूलिंग, ठीक है। यहां पे अभी क्या है, कार्निनियल बीड मिली है। कार्निनियल बीड है वो यूजुअली क्या है, नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। यहां पे वो पहली बार क्या है, वो साउथ इंडिया में भी देखने को मिली है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ कार्निनियल बीड जनरली फाउंड इन नॉर्थ इंडिया इंडिकेटेड ट्रेड विद इन द कंट्री। तो ये नॉर्थ इंडिया में पाई जाती थी और वो अभी क्या है इस साइट पे मिली है, संगम एज की साइट पे। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में क्या है, ट्रेड हो रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज टंकाई शिप बिल्डिंग मेथड। तो टंकाई शिप बिल्डिंग मेथड यानी कि टांके लगा के डिफरेंट पार्ट्स को टांके लगा के, कपड़े को टांके लगा के इसमें क्या है, शिप को बनाया जाता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडियन नेवी टू लॉन्च ए प्रोजेक्ट टू रिवाइव द 2000 साल पुरानी ओल्ड टेक्निक है ये, जिससे टांके लगा के क्या है, शिप को बनाया जाता है। तो स्टिचिंग के द्वारा इसको बनाया जाता है। In this method, ship is constructed by stitching the wooden plank together rather than using nails। तो इसमें nails का यूज नहीं किया जाता है, यानी कि जो कील्स है उनका यूज नहीं किया जाता है जोड़ने के लिए वुडन प्लैंक्स को, जबकि स्टिच किया जाता है इनको। एंड जिसके कारण क्या है, जब ये समुद्र में जाता है तो उसमें नीचे से फ्रिक्शन लगता होगा, तो फ्रिक्शन लगता है विद फ्रॉम सोल्स है, सैंड बार्स हैं, तो वहां से ये डैमेज नहीं हो, फ्लेक्सिबल रहे, यानी कि इसलिए इसका मेथड का यूज किया जाता है, टंकाई मेथड का। दिस मेथड ऑफर्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी व्हिच मेक देम लेस ससेप्टेबल टू डैमेज फ्रॉम द सोल्स एंड सैंड बार। तो यूरोपियन के आने के बाद में ये टेक्निक है वो डिक्लाइन हुई थी भारत में। नेक्स्ट है वो है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। तो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट किससे बिलोंग करती है, संथाल ट्राइब से बिलोंग करती है। तो संथाली लैंग्वेज है, उसकी स्क्रिप्ट का नाम क्या है, ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट है। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट किसकी है, संथाली लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, पहले बात तो याद रखनी है हमें। दूसरा है हूल दिवस। हूल दिवस क्या है, हूल दिवस संथाल रेबेलियन जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, हूल दिवस, ठीक है। तो हूल दिवस इज संथाल रेबेलियन का जो बिगिनिंग हुई थी उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है इस ट्राइब के द्वारा, संथाल के द्वारा।
तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने संथाली को शेड्यूल 8 में ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के। तो शेड्यूल 8 किससे रिलेटेड है? हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो शेड्यूल 8 में आती है, और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट एक्ट ने क्या है, संथाली को इसमें ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो शेड्यूल 8 में कितनी लैंग्वेज आती है? 22 लैंग्वेज आती है, जिनमें से एक लैंग्वेज क्या है, संथाली है। ठीक है, तो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट है वो बनाई गई थी 1925 में बाय रघुनाथ मुर्मा जी के द्वारा। इसको बनाया गया था मुर्मू के द्वारा, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। तो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को 1925 में बनाया गया था। तो संथाली है, संथाली लैंग्वेज वो मुंडा लैंग्वेज से बिलोंग करती है, एंड इसके लगभग 73 लाख स्पीकर है 2011 के सेंसस के अनुसार। तो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा बनाई गई है। ये मुंडा लैंग्वेज से बिलोंग करती है, जिसको झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, नेपाल आदि एरिया में भी बोला जाता है। तो जून 30 है, जून 30 को सेलिब्रेट किया जाता है हूल दिवस, हूल या फिर रिवोल्यूशन दिवस। एंड क्योंकि इस दिन वो संथाल रिबेलियन था वो स्टार्ट हुआ था, संथाल रिबेलियन 1885 वाला है वो स्टार्ट हुआ था। तो संथाल रिबेलियन पार्ट्स में हुआ था। ठीक है, 43 साल तक एक्सटेंड हुआ था। एंड संथाल रिबेलियन 1855-56 वाला है, वो द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो बाद में भी 85 में भी होता है। ठीक है, तो संथाल रिबेलियन के अंदर में क्या हुआ था? तो संथाल ट्राइब है वो राइज करती है अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कानू इन द दमन एकोहा रीजन of Rajmahal Hill of Jharkhand, and it was against the British permanent settlement system of 1790 that displaced them from this region। तो इनका जो फिर एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है जमींदार के द्वारा संथाल्स का, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसको। ठीक है, तो आप हिस्ट्री से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, और डिटेल में होगा हिस्ट्री में। नेक्स्ट इज कुई लैंग्वेज। ठीक है, तो कुई लैंग्वेज उड़ीसा की एक लैंग्वेज है जो कि बिलोंग करती है द्राविडियन फैमिली से। ठीक है, तो दिस लैंग्वेज बिलोंग टू द्राविडियन फैमिली। कौन सी ट्राइब इसको बोलती है? कोंड ट्राइब है वो इसको स्पीक करती है, कोंड ट्राइब। ठीक है, तो कोंड ट्राइब है वो क्या है? उड़ीसा की सबसे बड़ी ट्राइब है। कोंड इज लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ उड़ीसा। तो कुई लैंग्वेज उड़ीसा की गवर्नमेंट ने बोला है कि उसको एट शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, प्रपोज किया है, पर तो अभी इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, इसके जो डायलेक्ट है वो कोंडी एंड गोमसई इसके डायलेक्ट है। तो कुई लैंग्वेज किससे बिलोंग करती है? द्राविडियन फैमिली से बिलोंग करती है, एंड डोंगरिया कोंड या फिर कोंड ट्राइब है उसको बोलती है। ठीक है, एंड शेड्यूल 8 में हमारी कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। तो इनिशियली 14 लैंग्वेज थी शेड्यूल 8 में। ठीक है, उसके बाद में फिर 1967 में अमन के को ऐड किया गया था। ठीक है, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने सिंधी को ऐड किया था इसमें। ठीक है, फिर बाद में 1967 में अमन के को ऐड किया गया था, मणिपुरी, नेपाली एंड कोंकणी को ऐड किया गया था 1967 में। ठीक है, बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिंधी को ऐड किया गया था 8 शेड्यूल में, और मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली को ऐड किया गया था 1992 में बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बोडो को भी ऐड किया गया था। बोडो, संथाली, डोगरी एंड मैथाली को ऐड किया गया था, बीडीएसएम को, बीडीएसएम। ठीक है, तो बोडो, डोगरी, मैथाली एंड संथाली को ऐड किया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 22 लैंग्वेज है हमारी 8 शेड्यूल में। ठीक है, एंड जो 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस होती है उनको इंक्लूजन के लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, एंड इसका क्राइटेरिया को डेवलप करने के लिए 2 कमेटी बनाई गई थी, पहवा कमेटी इन 1996 एंड सीताकांत मोहपात्रा कमेटी एंड पहवा कमेटी बनाई गई थी, परंतु ये क्राइटेरिया डेवलप नहीं कर पाई थी। तो इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है अभी। तो फायदा क्या है इसका? शेड्यूल 8 के कुछ फायदे हैं। शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेज इंक्लूड कर ली जाती है उसका फायदा क्या है? इससे गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है उस लैंग्वेज को डेवलप करने में। इसमें साहित्य एकेडमी है जो हमारी नेशनल साहित्य एकेडमी है, उसका रिकॉग्निशन मिलता है। ठीक है, उससे स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है। वाइडर ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स, इसका जो ट्रांसलेशन में हेल्प करती है। इट कैन बी यूज्ड बाय असेंबली एंड पार्लियामेंट में भी डिबेट में इस लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है। यदि गवर्नमेंट चाहे तो इसको ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, और आरबीआई टू इंक्लूड इट इन करेंसी नोट्स में, डिनोमिनेशन में इसको दिखा सकती है इस लैंग्वेज को, यदि गवर्नमेंट चाहे तो। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जो पीपल। तो जो एक सिंगल ट्राइब का नाम नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी ट्राइब्स का एक ग्रुप है। ठीक है, जिसको जो कहा जाता है। तो जो पीपल इंक्लूड ऑल द ट्राइब ऑफ चिन, कुकी, मिजो एथनिक ग्रुप की जो ट्राइब है उनको जो पीपल कहा जाता है। चिन, कुकी एंड मिजो एथनिक ग्रुप्स हैं, उनकी सारी ट्राइब्स को मिला दें तब वो जो पीपल बनते हैं। दे आर स्प्रेड अक्रॉस म्यांमार, इंडिया एंड बांग्लादेश। मेनी सब ट्राइब एंड क्लेन इंक्लूड चिन है, कुकी है, मिजो है, लुसाई है, जोमी है, हामर है, राल्टे है, पावी है, लावी है। इनका याद नहीं रखना है। ठीक है, इतना याद रखो ये चिन, कुकी, मिजो एथनिक ग्रुप है, उसको ये बोलते हैं जो पीपल। ठीक है, एंड दे आर बिलीव टू बी माइग्रेटेड फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो चाइना से आके म्यांमार में सेटल हुए हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज का एक पार्ट है जो पीपल। ठीक है, स्पीक ए ग्रुप ऑफ तिब्बतो बर्मन लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ये चिन, कुकी, मिजो एथनिक ग्रुप है जो पीपल। मणिपुर वायलेंस के कारण ये न्यूज में रही थी। ठीक है, केर पूजा। नेक्स्ट, केर पूजा कहां पे सेलिब्रेट की जाती है? पहली बात ये त्रिपुरा में सेलिब्रेट की जाती है, एंड ये सेलिब्रेट की जाती है खाकी पूजा के 2 सप्ताह के बाद में। ठीक है, टू ऑनर द केर। तो केर एक गार्डियन गॉड है, जो भगवान है जो कि लोगों की रक्षा करते हैं, उनको ऑनर में ये इस पूजा को किया जाता है, खाकी पूजा को। उसके बाद 2 सप्ताह के बाद में केर पूजा की जाती है। एंड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल तो एंट्रेंसेस टू अगरतला में जो उड़ीसा त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला, उसके एंट्रेंसेस को क्लोज कर दिया जाता है, और लोग वहां पे क्या है लाइट फायर नहीं करते हैं। ठीक है, डांस नहीं करते हैं, सिंग नहीं करते हैं, और इवन वियर शूज। ठीक है, नॉट अलाउड टू वियर शूज है वो, डांस वगैरह उसको अलाउ नहीं किया जाता है इन भगवान के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एंड इट इज आल्सो हेल्ड इन फ्यू अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक बांग्लादेश में भी ये पूजा सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा कल्चर का जो पोर्शन है इसका कंप्लीट होता है। बाकी एक और टॉपिक जो हमारा बचा हुआ था इसमें, ये आप कर सकते हैं कुछ से, या फिर हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, तो टॉपिक था वो था हमारा इस साल के लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नेक्स्ट साल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2-3 साल यूपीएससी पीछे चलता है करंट अफेयर से। ठीक है, 1-2 साल पीछे भी पूछ सकता है। तो बेसाइड डे ये परेड न्यूज में थी, और प्राइम मिनिस्टर ने अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो बेसाइड डे परेड कब सेलिब्रेट की जाती है? ये 14 जुलाई को सेलिब्रेट की जाती है बेसाइड डे परेड। ठीक है, एंड इस दिन क्या है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बिगिनिंग माना जाता है बेसाइड डे परेड को। ठीक है,
एंड ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। ये फ्रांस में होती है बेसाइल डे परेड 14 जुलाई को, ठीक है। एंड 14 जुलाई 1789 को इस दिन माना जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। और बेसाइल एक प्रिजन था, ठीक है। बेसाइल 14वीं सेंचुरी का एक प्रिजन था, जहां पे क्या है, जो फ्रेंच का जो राजा था वो वहां के लोगों को प्रिजन में डाल के रखता था, ठीक है। एंड जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है तो इस जेल को तोड़ा जाता है और वहां से कैदियों को रिहा किया जाता है। तो इसलिए उसको बेसाइल डे इन ब्रेक भी कहा जाता है और उसको बाद में सेलिब्रेट किया जाने लगा एज ए बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो रीजन फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसमें रीजन दिए हुए हैं, क्या क्या रीजन है। तो लोगों को जो नो रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। 3 स्टेट्स कौन कौन से थे। जो फर्स्ट स्टेट था उसको क्लर्जी बोलते हैं, सेकंड स्टेट वाज नोबिलिटी यानी कि पादरी, देन नोबिलिटी, एंड थर्ड स्टेट वाज बिजनेसमैन, मर्चेंट, पेजेंट्स, आर्टिशियन एंड स्मॉल पीजेंट्स। ये 3 स्टेट्स थे फ्रेंच सोसाइटी के। सबसे ऊपर क्लर्जी, फिर नोबिलिटी, फिर थर्ड जो कॉमन मैन कह सकते हैं हम। तो इनमें जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो पीपल लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था, ठीक है। स्टेट्स जनरल थी, उसकी मीटिंग नहीं हो रही थी। वहां का जो इंस्टीट्यूशन था, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन स्टेट्स जनरल, वहां पे वो बंद था सिंस 1614 से, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे लोग उसमें, तो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18वीं सेंचुरी में वो फ्यूडलिज्म के कारण डिवाइडेड थी, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था वहां पे। एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस वार्स, बहुत सारे वार चल रहे थे, जिसके कारण क्या है, फ्रांस की जो हालत है, वित्तीय हालत है, वो खस्ता हो गई थी। उसके अलावा इस टाइम पे मॉन्टेस्क्यू, वोल्टायर, रोजेजू, ये लीडर, ये फिलोसफर उस टाइम पे क्या है आए और इन्होंने अलग अलग फिलोसफी दी फ्रीडम की, ठीक है। तो इमीडिएट काज ऑफ रिवॉल्यूशन क्या था। इमीडिएट कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज इम्प्रोविडेंट पॉलिसी ऑफ लुई 16वां, इकोनॉमिक क्राइसिस जिसके कारण हुई। तो इसकी जो ये बहुत सारा ये जो राजा है वो काफी अनइकोनॉमिक खर्च करता था, ठीक है, मजे करता था, ठीक है। जिसके कारण क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन है वो, वित्तीय हालत है वो खराब हो गई थी। एंड इसके कारण क्या है, ये बहुत सारे कर लगाए गए थे, लोगों पे टैक्स लगाए गए थे। इंपैक्ट क्या हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, इसके कारण क्या है, एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड डेस्पोटिक बर्बन डायनेस्टी का जो रूल था फ्रांस पे वो खत्म हो गया था इसके द्वारा। एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1791 में। लेटर ऑन क्या है, लेटर ऑन नेपोलियन का रूल आएगा इन पे 20 साल तब 1815 में नेपोलियन 1804 में नेपोलियन कब्जा कर लेता है इस पे, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो डिटेल में, ठीक है। एंड और इंपैक्ट देखें इसके कारण क्या है, सोशल सिस्टम में क्या इंपैक्ट हुआ। प्रिविलेज क्लास खत्म कर दी गई थी, ठीक है। फ्यूडलिज्म खत्म हो जाता है। इंप्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ मिडिल एंड लोअर क्लास की जो कंडीशन होती है वो इंप्रूव होती है। सुपरमेसी ऑफ चर्च की सुपरमेसी खत्म हो जाती है, ठीक है। एंड ह्यूमन राइट की डिक्लेरेशन होती है। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन देखें तो क्या होगा, तो राइन ऑफ टेरर के कारण क्या है, लोगों को कुछ लोगों को डेथ हो गई थी, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस, अनार्की, डिसऑर्डर हुआ। तो वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट हुआ, ठीक है। वर्ल्ड वाइड परमानेंट इंपैक्ट। तो रिवॉल्यूशन अवेकन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म जो स्पिरिट थी वो स्प्रेड हुई, नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, ठीक है। इट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इंस्पायर किया, ठीक है, इटली एंड जो बिस्मार्क का जो यूनिफिकेशन किया गया, देन जर्मनी, देन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद में पॉलिटिकल राइट्स डिमांड की गई थी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। पॉपुलराइज द डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को पॉपुलराइज किया गया, जो कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ठीक है। टीपू सुल्तान एंड राम मनोहर रॉय, राजा राम मनोहर रॉय, वो इंस्पायर थे इन आइडियाज थे। सो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर द एटर्नल कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एटर्नल कंट्रीब्यूशन है। तो इसके